जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और हमने लगभग 14 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज हमारा 15वां पार्ट होने वाला है। तो मैं आज आपको एक अच्छी बात बताने वाला हूँ कि हम अब कुल 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं, 15, 16 और 17 पढ़ने वाले। हम पूरे 20 पार्ट है सीटेट से संबंधित। तो लेकिन हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनके कितने पार्ट पढ़ने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं। कितने पार्ट? 15, 16 और 17। आगे वाले 2 या फिर 3 पार्ट ऐसे पढ़ने वाले हैं जैसे हम सीटेट में जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे बेसिक नॉलेज के बारे में। जैसे हमें अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ नीचे वाला, इससे ये डायरेक्ट मैं कर दूंगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ आपको एक बार समझ में नहीं आएगा। तो इससे जो सूत्र बनने वाले हैं सारे के सारे, क्या पता क्वेश्चन आ भी जाए, जरूरी नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हो जाएगा। आपको कोई समीकरण दे देगा, उसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दे देगा, तो गुणनखंड आप डायरेक्ट कैसे ज्ञात करोगे उसके आधार पर क्वेश्चन बता देंगे। प्रायिकता से संबंधित कोई पासे को फेंकता है, उसके बाद में जो प्रायिकता ज्ञात करनी पड़ती है कि अभाज्य कब लेनी है, भाज्य कब लेनी है, अभाज्य नहीं होने पर क्या करना है, भाज्य नहीं होने पर क्या करना है। और बहुपद संबंधित प्रश्न हो जाएंगे, प्रायिकता से संबंधित प्रश्न हो जाएंगे, माध्यिका वाले प्रश्न से संबंधित प्रश्न करा दूंगा। तो जो बेसिक नॉलेज है, क्षेत्रफल के सूत्र वगैरह सारे एक बार के लिए मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में जरूर आ जाएगा। तो 3 पार्ट या 2 या 3 पार्ट सूत्र, या तो 2 पार्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे पढ़ेंगे, 25 से 30 मिनट से पढ़ेंगे, तो भी हम 3 पार्ट या 2 पार्ट तो आराम से कर लेंगे। तो क्वेश्चन संबंधित हम 3 पार्ट करने वाले हैं। आज हमारा कौन सा पार्ट है? 15 में 15वां पार्ट है। तो इसका पहला क्वेश्चन वो है जो हमने पार्ट 9 में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी। थोड़ी सी मिसप्रिंट है ना, मुझे 3 × 5 वो मुझे ओनली 5 लगा था दोनों, तो मुझे लगा एक कॉमन फैक्टर आएगा, लेकिन इसमें 2 कॉमन फैक्टर थे। तो ये जो क्वेश्चन लिखा रहा है पहला क्वेश्चन, वो आपके 85 नंबर क्वेश्चन पार्ट 9 में तो थोड़ा सा गलत हो गया वहां पर, तो मैं यहाँ पर वापस आज डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो गलती किसी से भी हो सकती है, तो आप अपने स्तर पर उसके सॉल्यूशन करते रहिएगा। तो एक बार के लिए वापस देख लेते हैं कि एक दुकानदार के पास 75 सोने के सिक्के हैं, 120 चांदी के सिक्के हैं। वह इन सिक्कों को इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के वे समान संख्या में सिक्के हो। एक पंक्ति में अधिकतम कितने सिक्के होंगे? तो जब भी आपके अधिकतम वाला प्रश्न बने, जब भी कभी भी आपको अधिकतम वाला प्रश्न बने, तो एक बार के लिए आप एचसीएफ ज्ञात ही करना, क्योंकि अधिकतम कब आता है? जब एचसीएफ ज्ञात होता है। और न्यूनतम कभी भी आए तो उसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है ना, लघुत्तम समापवर्तक, और मैं एचसीएफ है ना महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो एक बार के लिए 75 का कॉमन अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 5, 3 × 5 × 5। एक बार देखो, 5 × 3 = 15, 5 × 25 = 75, एकदम सही है। फिर 120 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। एक बार देखो, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 3 × 2 = 60, 60 एकदम सही आ गया। तो इसके दोनों कॉमन फैक्टर में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो मैंने यहाँ पर 5 5 देख लिया, मुझे यहाँ पर 3 5 लिखा, तो मैंने कॉमन फैक्टर नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 5 दोनों है, और यहाँ पर भी हमारे पास 3 5 दोनों है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 3 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हमारा उत्तर ही 15 आएगा वहां पर। ठीक है, उत्तर 15 आ गया। अब आपको वैसे तो क्वेश्चन आपका उत्तर ही 15 ही है, लेकिन अगर पूछ ले कि इसमें टोटल पंक्तियां कितनी होगी, इसमें क्या एक ही प्रकार के, अगर चांदी के सिक्के तो सिर्फ सारी चांदी के सिक्के, अगर सोने के सिक्के तो सिर्फ सोने के सिक्के हैं, तो कुल पंक्तियां कितनी होगी सोने और चांदी को मिलाकर? तो सोने की पंक्तियां 15 की एक पंक्ति बना लें तो कितनी पंक्तियां बन जाएगी? 15 × 5 = 75, 5 प्लस चांदी की 8, कितनी पंक्तियां बन जाएगी? 13 पंक्तियां बन जाएगी। वैसे ये पूछा हुआ नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं, तो उसका उत्तर ये होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। ये जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, इसको सरल करेंगे हम वर्गमूल निकाल के, तो ये बहुत बड़ा होने वाला है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो ऐसे ही फॉर्मूले में जो सूत्र वाले पार्ट पढ़ेंगे हम 18वां, 19वां और 20वां पार्ट के अंदर समथिंग या तो 2 या 3 पार्ट जरूर पढ़ेंगे आपके पास। तो उनमें मैं सारे फॉर्मूले से इसके लिखा दूंगा, और कब होने पर क्या करना है वो भी आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो जब भी ये ऐसा दे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे लेंगे, तो x² + 1/x⁴। ठीक है, इसको भूल जाओ एक बार के लिए। अगर ऐसा दे रखा होता है तो x² + 1/x² हो जाता है। कैसे? वर्गमूल से। कैसे हो जाता है? जो आपके पास मान दे रखा है, ये आपके पास p मान लो, इसको क्या मान लो? p q कुछ भी मान लो। तो इससे अब ये करेंगे हम क्या लेके? वर्गमूल लेके करेंगे, तो बराबर होता है p² + 2। क्या होता है? 332 नहीं है यहाँ पर, 322 है। ठीक है, तो p² + 2 होता है।
अगर यही प्रश्न यहाँ पर हमें ये हो जाता, उसके बाद अगर माइनस प्लस करने वाला होता तो अलग उत्तर होगा, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं। पी स्क्वायर प्लस 2, इसका हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आएगा। जो पी दे रखा है इसका वर्गमूल लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 2 आएगा। तो आप मान रखते जाओ, ये मान बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर पी का मान हमारे पास कितना है, सॉरी पी स्क्वायर में पी बटा 2 है, तो पी का मान 322 आ गया। 322 प्लस का 2 326, 320 की संख्या का वर्गमूल होता है 18 का, तो जाएगा एक्स स्क्वायर 324 1/x², तो 322 और 2 324, 324 18 का वर्ग होता है, तो ये 18। हमें ज्ञात करना x माइनस 1, ठीक है। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। यहां पर अगर माइनस का दे रखा है तो हमारे पास x माइनस 1/x प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, रूट p माइनस 2। अगर हमें यहाँ प्लस का प्राप्त करना है तो p प्लस 2, और अगर माइनस का प्राप्त करना है तो p माइनस 2, ठीक है, हो जाएगा वर्गमूल। तो जाएगा x माइनस 1/x, p क्या है हमारे पास अभी 18 है, तो जाएगा बराबर 18 माइनस 2 बराबर 16, 16 का कितना हो जाएगा 4, तो x माइनस 1/x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, एक बार के लिए समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं सूत्र वाले संबंधित से इसमें जरूर बताया जाएगा, सारे एक बार नहीं सारे बताए जाएंगे, 4 5 6 सूत्र इसमें वो सारे बता दिए जाएंगे कब होने पे क्या करना है। जो बीज गणित का हमारा टॉपिक रहेगा उसमें 10 या 12 मिनट इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 142 क्वेश्चन। अगला देखो, निम्न आंकड़ों के परिसर, निम्न आंकड़ों के परिसर बहुलक तथा माध्यक का माध्य क्या होगा, का माध्य क्या होगा, ठीक है। इसका आंकड़े देखो पहले, बस आंकड़े कौन कौन से दे रखे हैं, 5 10 5 10 3 6 4 3 6 और 4 8 9 3 15 8 9 3 15 2 9 4 19 2 9 4 19 11 और 4 11 और 4। सबसे पहले कोई भी आंकड़ा दिया उसको आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो इसका हो जाएगा आरोही क्रम। कोई से भी आंकड़ा दे तो सबसे छोटी संख्या इसके पास दे रखी है, हमारे पास दे रखी है 2। पहले आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आंकड़े, तो हम आरोही क्रम में लिखे तो 15 लिखना। कभी कभी गलती हो जाए तो वापस ये करना में कहाँ गलती हुई है। तो 2 के बाद हमारे पास आता है 1 और 2 3 है, तो 1 और 2 4 हमारे पास 1 2 3 है, तो 1 2 और 3 है। 5 हमारे पास 1 2, फिर 3 3 4 4 4 5 6 8 और 9 9 के बाद 9 के दे रखा आपके पास 10 दे रखा 10 लिख दिया। 10 के बाद कहीं 11 दे रखा आपके पास लिख दिया। उसके बाद कहीं 12 दे रखा आपके पास नहीं है, 15 दे रखा है लिख दिया, फिर 19 दे रखा है 19 लिख दिया। एक बार के लिए वापस चेक कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14, एक आंकड़ा मिस है, देख लो एक बार के लिए कौन सा आंकड़ा हमने मिस कर दिया। हमारे पास 9 2 बार है, कितनी बार है 9 2 बार है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे आंकड़े एक बार वापस चेक कर लेना। उसके बाद प्रश्न में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला हमारे पास। तो सबसे पहले आप ज्ञात कर लो परिसर, क्या ज्ञात कर लो, परिसर। परिसर में होता है सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा 19, सबसे छोटा आंकड़ा -2 बराबर हो गया 17। सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा घटा दिया, क्या आ गया, परिसर आ गया। उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, परिसर के बाद में ज्ञात करेंगे हम बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार है वो बहुलक हो जाएगा हमारे पास। सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा बार है हमारे पास है 4, ये बहुलक हो गया 4। उसके बाद होता है माध्यक। अगर विषम अंक दे रखा है हमारे पास, विषम संख्या में आंकड़े दे रखे हैं, तो माध्य ज्ञात करने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। विषम संख्या में है तो सबसे पहले आप क्या करो, आंकड़े काट जाओ, 2 2 आंकड़े काटो, पीछे से 2, जो बीच में रह जाए ना वही हो जाएगा। फिर ये 2 आंकड़े काट दो, फिर वापस 1 और 2 काट दो, फिर वापस 1 और 2 काट दो, फिर वापस 1 और 2 काट दो, फिर 1 बीच में क्या बचा 6, तो इसका मतलब हमारा माध्य कितना हो जाएगा 6। अब हमें ज्ञात क्या करना है, परिसर, बहुलक और माध्य का माध्य। तो परिसर कितना है 17, फिर बहुलक कितना है, फिर माध्य, इनका माध्य हो जाएगा बट्टा 3। 17 और 4 21, 21 और 6 27 बट्टा 3 कितना होता है
9 होता है तो हमारा माध्य कितना हो जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले 144 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 144 नंबर क्वेश्चन, किसी घन का आयतन, किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² यानी 6 भुजा स्क्वायर, और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा क्यूब। कितना होता है, भुजा क्यूब होता है। तो सबसे पहले आयतन दे रखा है, तो घन का आयतन था a क्यूब बराबर होता है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता होना चाहिए किस संख्या का घन है, आपको घन भी याद होने चाहिए। तो ये a का मान आ जाएगा, घनमूल करने पर आ जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ये 13 का घन हो गया हमारे पास। दूसरी चीज, पार्श्व क्षेत्र होता है 6 गुणा a², सॉरी 4 गुणा। ठीक है, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, 13 का 13 गुणा 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 गुणा 4। 9 चौके 36, हासिल लगा 3, 6 चौके 24, 27, हासिल लगा 2, 4 और 5 6, कितना हो जाएगा 676 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, याद ये रखना आपको कि घनमूल भी आपको याद होना चाहिए। पार्श्व क्षेत्र होता है 4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ ले तो 4 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ये याद रखना। मैं सारे पार्ट के सूत्र जो भी संबंधित आ रहे हैं हमारे पास, वो सारे एक बार के लिए मैं सूत्र डिस्क्राइब जरूर कर दूंगा, अलग अलग 3 पार्ट के अंदर जरूर। ठीक है, तो हमने कितने क्या पढ़ लिया, 144 नंबर। अब 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहां हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 88 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े को बिना कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का, ये मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। बेलन बनाया जाता है, बेलन की धारिता लीटर में ज्ञात करें। बेलन की धारिता लीटर में ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कहने का मतलब इसमें सेंटीमीटर आयत दिया हमें, आयत से हमें क्या बनाना है, बेलन बनाना है। और बेलन आयतन किसमें ज्ञात करना है, वो भी लीटर में करना है, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में नहीं, लीटर में करना है, और मीटर में भी नहीं। तो याद रखना, आपको पैमाने अच्छे से याद रहना चाहिए। कहने का मतलब अगर प्रश्न आ जाए 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर, ये भी अच्छा पैमाना है। और 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी दोनों इंपोर्टेंट है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब तो 1000 लीटर के बराबर होता है, और 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आपके पास जो उत्तर आएगा उसमें किसका भाग दे दोगे आप, 1000 का भाग दे दोगे, तो किसमें आ जाएगा उत्तर, हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो सबसे पहले दे रखा हमारे पास आयताकार 88 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। तो एक बार के लिए सबसे पहले बताओ इसमें लंबाई कितनी है आपके पास। लंबाई दे रखी है आपको 88, चौड़ाई दे रखी है आपके पास 10 सेंटीमीटर। आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अधिव्यापन के 10 मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो कहने का मतलब है आयत का, देखो ये टुकड़ा दे रखा है आपके पास, ये मान लो आपके पास एक आयताकार टुकड़ा दे रखा है। ठीक है, दे दिया, ये इसकी क्या हो जाएगी 88 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगी इसकी लंबाई हो जाएगी। ये 10 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। हो गई ऊंचाई। अब देखो इसको मोड़कर क्या बनाना है हमें, इसको मोड़कर हमें बेलन बनाना है। तो मान लो मैंने इसको मोड़ा, 1 मिनट,
देखो वैसे तो अच्छा नहीं मोड़ा जाएगा, मैं कलाकार तो नहीं हूं, लेकिन एक बार देखो, इसको मोड़कर हमने मान लो बेलन बना दिया। क्या बना दिया? बेलन बना दिया। तो जो इसकी चौड़ाई रही कौन सी? ये वाली थी चौड़ाई, तो इसका मतलब है इसकी ये क्या बन गई? ऊंचाई बन गई। और इसकी जो लंबाई थी ये किसकी क्या बन गई? जो ये लंबाई है इसको मैं मोड़ रहा हूं, तो ये क्या बन रही है आपके हिसाब से? बताओ क्या बन रही है? परिधि बन रही है। किसकी परिधि बन रही है? वृत्त की परिधि बन रही है। जैसे आयत को खोला, वापस आयताकार बनाया, तो ये जो इसकी परिधि बन रही है वो इसकी क्या है? लंबाई है। तो इसका मतलब है जो ये लंबाई दे रखी है वो किसके बराबर हो जाएगी? बेलन की परिधि के बराबर हो जाएगी। तो ऊंचाई एच का मान तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और 2 पाई आर परिधि, बेलन की परिधि कितनी हो जाएगी? 88 हो जाएगी। हो गई। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान हमारे पास इससे ज्ञात हो जाएगा। 22 चौके 88, 2 का भाग इसमें 2 बार गया, 7 दूने 14, आर का मान कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। किसका मान आ गया? आर का मान आ गया। आर का मान हमारे पास आ गया। बेलन की धारिता, तो आयतन क्या होता है बेलन का? बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान हमारे पास कितना आ रखा है? आर का मान हमारे पास आ रखा है 14, तो 14 गुणा 14। एच का मान हमारे पास है 10, तो 10 हो गया। तो 7 का गुना हो गया 2, फिर 22 दूने 44, 44 को गुणा कर लो हमें 14 से, हासिल लगा 5, कितना हो गया? ये हो गया। तो पीछे कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये जाएगा 61-60 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन किसमें आएगा? क्यूब में आएगा। यार आपको पता होना चाहिए 1 लीटर में इतने क्यूब होते हैं, ठीक है, सॉरी 1 लीटर में 10,000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो हमें इसका आयतन लीटर में चाहिए, तो इसमें किसका भाग लगा देंगे? 1000 का, तो हो जाएगा 6.16 लीटर। क्या आ जाएगी? उस बेलन की दायरा आ जाएगी जो हमारे द्वारा इसके ये तो ऊंचाई और ये इसकी लंबाई यूज करके बनाई गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 145। अब 146 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है देखते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखो, एक समलम पी क्यू आर एस में पी क्यू समांतर एस आर है, यही दे रखा होगा। पी क्यू समांतर एस आर है। पी क्यू और एस आर का अनुपात, पी क्यू व एस आर का अनुपात, या फिर पी क्यू अनुपात एस आर लिख दो डायरेक्ट ही, बराबर दे रखा हमारे पास 3:2। प्रश्न को शॉर्ट करने के लिए क्षेत्रफल दे रखा है किसका? समलम का। किसका दे रखा हमें क्षेत्रफल? समलम का क्षेत्रफल दे रखा है 480 सेंटीमीटर है या मीटर है? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई बेलन की, इसकी समलम की ऊंचाई, समलम की ऊंचाई कितनी देर की हमारे पास? समलम की ऊंचाई देर की हमारे पास 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 नहीं, सॉरी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? एस आर की लंबाई। किसकी लंबाई? एस आर की लंबाई। तो सबसे पहले जो प्रश्न दे दिया, आपको सूत्र आना चाहिए। किसी प्रश्न में आपको लंबाई पूछ लेंगे, कौन सी लंबाई? जो समांतर भुजा है उसकी लंबाई पूछ लेंगे। किसी में क्षेत्रफल पूछ लेंगे, किसी में ऊंचाई पूछ लेंगे। सूत्र एक ही का हमारा है चारों में, बस समझना एक ही है। तो इसका सबसे पहले सूत्र ऐसे चित्र बना दो आप समलम का, छोटा सा बनाना है। तो देखो पी क्यू आर और एस, यही है। तो पी क्यू समांतर है एस आर, हो गई समांतर। ऊंचाई दे रखी है इसके पास ये 12, यहां से लेकर यहां तक ये 12 है, ठीक है, मान लिया। इन दोनों का अनुपात ये 3 है तो ये 2 है, तो x मानो ये 3x हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी। तो हमें ज्ञात करना क्षेत्रफल तो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग सूत्र नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होता है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 2x, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12। क्षेत्रफल कितना दे रखा हमारे पास? 480। 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 6 बार गया। 6 को उधर ले जाओ, कितना हो गया? 5x बराबर 480/6। x बराबर 6 का भाग इसमें कितनी बार गया? 6 का भाग गया इसमें 80 बार गया। ये 80/5 बराबर कितना हो जाएगा? 16। हमें याद करना एस आर की, तो एस आर 2 है, तो ये हो जाएगी एस आर बराबर हो जाएगा 2 गुणा एक्स बराबर 2 गुणा 16 बराबर 32 सेंटीमीटर। यही शायद हमारा फाइनल आंसर है,
ठीक है। अगर आपको पूछ लेता पी क्यू की लंबाई तो 3 गुणा x, तो 3 को 16 या 48 हो जाता है ये। तो हमारे पास 146 क्वेश्चन हो गए। अब हम क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देर का हमारे पास 15x² माइनस का 26x प्लस का 8 बराबर ax प्लस का b, और देर का हमारे पास cx प्लस d और a व c पूर्णांक है, a व c धनात्मक पूर्णांक है। क्या है a व c? क्या है? धनात्मक पूर्णांक देर के हमारे पास। तो हमें ज्ञात करना है 2a प्लस b माइनस c माइनस 2d का मान हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपके पास जो दिया गया समीकरण है, इस समीकरण को क्या करना है? सरल करना है। जो दो टुकड़े में आएगा आपके पास ax प्लस बी और cx प्लस डी, उसमें आप मान की तुलना कर लेंगे और इसमें मान रख देंगे। तो सबसे पहले आपको करना है 15x², ठीक है। 26 के क्या टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो 120 आए, जोड़ने पर ये आ जाए। तो मैं माइनस का 20 ये कर दिया और माइनस का 5x 6x कर दिया। गुणा करेंगे तो प्लस का 120 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का 26 आ जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले दोनों को जोड़ो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5x कॉमन आ रहा है, 5 तिया 15, फिर माइनस का 5 चौका 20, फिर इनमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। फिर ये हो जाएगा 2 का भाग इसमें गया 3x माइनस के 4, तो एक तो बन जाएगा 5x माइनस 2, दूसरा बन जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4। ये किसके बराबर है? x प्लस बी और cx प्लस डी के बराबर है। तो करना क्या है? a व b क्या है? धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास, तो इसका मतलब है हमारे पास धनात्मक पूर्णांक दे रखा है a और c का मान। तो इसका मतलब a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा यहां से? तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 5, b बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2, c बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 और d बराबर आ जाएगा हमारे पास 4। ये देखो आ गया मान। अब आगे देखो तो 2 गुणा a का मान, a का मान हमारे पास है 5, फिर प्लस b का मान हमारे पास दे रखा है माइनस का 2, c का मान दे रखा हमारे पास 3 और d का मान हमारे पास कितना दे रखा है? डी का मान दे रखा है माइनस का 2 गुणा माइनस का 4 दे रखा है। तो गुणा करो 5 दूने 10 माइनस का 2 माइनस का 3 फिर माइनस माइनस प्लस का 8, 10 और 8 कितने होते हैं? 18, 18 में से 5 गए हैं, कितना बचा? 13 बचा। एक बार के लिए वापस देख लेना अपने आंसर को। एबीसी व डीईएफ में त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में यदि AB बराबर EF, AB बराबर EF, आगे दे देगा हमारे पास BC बराबर D, BC बराबर DE, BC बराबर DE और CA बराबर FD, CA बराबर FD। देखो अब इस प्रश्न में क्या दे रखा है? ये दोनों त्रिभुज दे रखे हैं, इनमें ये भुजाएं बराबर दे रखी है। आपको ये पूछा गया है, कहा गया है कि कौन से दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पर AB बराबर EF है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ, आपके पास दो कोई सा भी बना लो, आपकी जहां मर्जी है वो बना लो। तो ABC फिर EF सॉरी D, हाँ ये समझ, कुछ भी बना लो आपकी मर्जी है। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। कहने का मतलब है कि AB बराबर क्या दे रखा हमारे पास? EF दे रखा, ये वाली भुजा। फिर BC बराबर क्या दे रखा हमारे पास? DE, ये दे रखा है, ठीक है। और CA बराबर ये दे रखा है। तो आपके पास है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज EFD। एक बार के लिए चेक करने के लिए आप देख लेना, क्या AB बराबर EF है तो इसका मतलब सत्य हो गया। फिर BC बराबर FD है, BC FD पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं, ऐसे नहीं आएगा आपके पास, ये गलत हो गया। वापस याद यही रखना है आपको, ABC किसके सर्वांग सम होगा? ABC FED। एक बार देख लो, AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा EF, सही है। फिर BC बराबर DE, हाँ सही है।
और डी एफ सही है। वापस और चेक कर लो कि ए बी बराबर ई एफ है सत्य हो गया। बी सी बराबर ये वाली डी ई है सही है, और एफ डी एफ बराबर जाएगा ए सी एकदम सही। तीनों भुजाएं बराबर होगी, मतलब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। आप चेक करके उसके बाद करना, 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में फॉलो करेगा तो ही होगा, वरना नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपके 148 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन हम यही कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है 149 नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुफलक के 7 फलक 10 शीर्ष, 7 फलक 10 शीर्ष है, बहुफलक के किनारों की संख्या। बहुफलक के किनारों की संख्या क्या ज्ञात करनी है हमें? बहुफलक के किनारों की संख्या ज्ञात करनी। तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि क्या होता है कि F प्लस V बराबर होता है E प्लस 2। क्या होता है? E प्लस 2 होता है। जो F होता है वो फलक होती है, जो V होता है वो किनारे होती है, V होता है वो शीर्ष होते हैं, E है वो किनारे होती है। तो आपको याद करनी है किनारे। तो F का मान हमारे पास दे रखा 7, ये दे रखा हमारे पास 10, ये 2 प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा, ठीक है। 10 7 17, 17 में से 2 गया 15, तो किनारे हमारे पास कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? किनारे हमारे पास 15 आ जाएगी। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? निम्न में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? ये आपको याद करना है। इसका पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, हमारे पास 15 32 और 57। 15 32 57 सारे ही आपके पास सेंटीमीटर में। बी दे रखा हमारे पास 65 72 97। कितना दे रखा है? 62 97। सी दे रखा हमारे पास 20 21 और 31। ये दे रखा हमारे पास सेंटीमीटर में, ये भी दे रखा सेंटीमीटर में। डी दे रखा हमारे पास 35 77 88 77 और 88। ये तीनों दे रखा है, ये भी किस में दे रखा है? सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देखो बच्चों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15वें पार्ट का। क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो किसी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए समकोण त्रिभुज वाला भुजाएं याद करने के लिए, तो याद रखना है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर होना चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर। तो आपको करना क्या है? बड़ी इसको भुजा कौन सा हो जाएगी? 57। 57 का हमें वर्ग करना है, किसके बराबर होगा? ये 15 का वर्ग प्लस 32 का वर्ग। 15 का वर्ग हो गया 225 प्लस इसका वर्ग हो जाएगा 1024। इन दोनों को जोड़ दो, यहां पर 225 जोड़ दो, 4 और 5 9, 2 2 4 2 1, ये हो जाएगा 1249। इनका वर्ग करो। सबसे पहले हो जाएगा 7 का 9, बच जाएगा 4, 5 दूना 10, सॉरी 7 पंजे 35 दूना 70 और 4 74, हासिल लगा 7, 50 25 25 और 7 32, ये 3249, ये आ जाएगा 1249। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा चेक करो। दूसरा हो जाएगा 97 का वर्ग। किसका हो जाएगा? 97 का। ये बराबर हो जाएगा 72 का वर्ग प्लस 65 का वर्ग। तो सबसे पहले 97 का कितना हो जाएगा? 7 हासिल लगा 4 9 7 63 63 दूना 126 126 27 30, कितना हो जाएगा? 30 हासिल लगा 3 81, कितना हो जाएगा यहाँ पर? आंसर लगा 13, कितना लगेगा? 13। ये हो जाएगा 81 82 83 84 10 94, ये हो जाएगा ये वाला हो गया। अब आप इसका याद करो 65 का 25 7 संग 42, ये हो गया प्लस इधर 72 का 2 दूना 4, ठीक है। ये हो जाएगा 7 दूना 14 28 28 का लगा 8 हासिल लगा 2, ठीक है। 7 7 का 51, ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो एक बार के लिए 84, 4 5 9 हासिल लगा 1 2 3 4
है 9। अब इधर देखो 94,09 के बराबर है ना, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के बराबर है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगर ये ऑप्शन भी सही नहीं होता तो हम ये करते, ये भी नहीं होता तो हम ये करते, तो इसका हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। इसका मतलब हमारा निम्न में से कौन सा समकोण त्रिभुज भुजा है? ये बी वाले समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो हम आशा करते हैं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं 3 पार्ट और पढ़ाने वाला हूं इसके, 16, 17, 15 तो पढ़ा दिया, 16 से 2 पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस प्रश्नावली में जो सूत्र से संबंधित प्रश्नावली है उसके आधार पर बेसिक चीजों के बारे में जरूर बताएंगे। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।